नमस्कार साथियों। कल तक अपन आहरण पर ब्याज की कैलकुलेशन देखे थे कि आहरण पर ब्याज कैसे निकाला जाता है। आहरण पर ब्याज निकालने की दो विधियां थी, एक तो थी गुणनफल विधि और एक थी औसत विधि। गुणनफल विधि का प्रयोग हर तरह की परिस्थिति में कर सकते थे, चाहे वो साझेदार हर महीने एक निर्धारित राशि का आहरण करता हो या अलग अलग राशि का आहरण करता हो, या कभी वर्ष के हर महीने कभी एक महीने आहरण कर लिया, अगले महीने नहीं किया, या कभी 15 तारीख को आहरण कर लिया, कभी 1 तारीख को कर लिया। तो हर परिस्थिति में गुणनफल विधि काम में ली जा सकती थी। लेकिन औसत विधि का प्रयोग सीमित है। औसत विधि का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब कोई साझेदार एक निश्चित राशि प्रति माह एक निश्चित तिथि को आहरण करे। जैसे प्रत्येक माह की 1 तारीख को करे, या प्रत्येक माह की 15 तारीख को करे, या प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को करे, तभी औसत विधि काम में ली जा सकती है। औसत विधि से ब्याज की गणना शीघ्र की जा सकती है, क्योंकि उसके अंदर जो फॉर्मूला था वो आपने देखा था किस तरह से होता है ना। तो उसका अपन ने फॉर्मूला देखा था, देखो ये है उसका फॉर्मूला। कुल आहरण की राशि जो साल भर में हुई है, ब्याज दर बटा 100 गुणा 6.5 या 5.5 बटा 12। ठीक है। जबकि जो गुणनफल विधि थी उसके अंदर देखिए फॉर्मूला कुछ अलग था। वो इस तरह से था, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, एक सेकेंड। देखिए उसके अंदर ये फॉर्मूला था, गुणनफलों का योग गुणा दर बटा 100 गुणा 1/12। गुणनफलों का योग कैसे निकलेगा? गुणनफलों का योग निकलेगा, गुणनफलों का योग निकालने के लिए सबसे पहले एक तालिका बनाई जाती है जिसके अंदर 3 कॉलम होते हैं, अमाउंट, पीरियड और गुणनफल। जब जब कोई साझेदार जितनी जितनी अमाउंट का आहरण किया उस समय उसकी राशि लिख दो उस टेबल के पहले कॉलम में, कितने महीने वो राशि काम में लिया, यानी कि जिस दिन अपने वर्ष की समाप्ति होती है और जिस दिन वो उसने आहरण किया उसके बीच के जितने महीने आ गए वो महीने यहाँ पर अपन लिख देंगे। मान लीजिए किसी साझेदार ने 1 जनवरी को आहरण किया और 31 मार्च को खाते बंद होते हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है। तो इनको आपस में गुणा कर देंगे तो गुणनफल आ जाएगा। इस गुणनफल का जोड़ लगा लेंगे, वो यहाँ फॉर्मूले में रख देंगे और उससे अपन ब्याज की गणना कर लेंगे। ठीक है। आज अपन पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे करेंगे। यदि किसी साझेदार ने मान लीजिए पूंजी लगा रखी है साझेदारों ने, उस पर ब्याज की गणना कैसे करेंगे। यदि साझेदारी संलेख में व्यवस्था है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा तो उसकी गणना कैसे करेंगे। देखिए मान लीजिए कोई साझेदार वर्ष के मध्य में कोई पूंजी लाता ही नहीं है, तो वर्ष के प्रारंभ में जो भी पूंजी है उस पर ब्याज की गणना कर लेंगे। ठीक है ना। लेकिन यदि कोई साझेदार वर्ष के मध्य में भी कोई पूंजी लगाता है तो उसकी गणना कैसे करेंगे, वो कैसे होएगा, तो वो एक अपन एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। फॉर्मूले तो वही रहेंगे जो कि गुणनफल विधि के अंदर अपन ने देखा था। तो देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन पूंजी पर ब्याज की कैलकुलेशन कैसे करेंगे ना, इसे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। और देखना पूंजी पर ब्याज, क्योंकि हर महीने तो कोई पूंजी लगाता नहीं है और ये भी नहीं है कि एक निश्चित राशि की लगाएगा। तो औसत विधि तो कभी भी काम में नहीं लेनी यदि पूंजी का ब्याज निकालना है आपको। हमेशा कौन सी विधि काम में लेनी है? गुणनफल विधि। ठीक है। लेकिन कोई साझेदार मान लीजिए वर्ष के मध्य में कभी पूंजी लगा ही नहीं रहा या शुरू की पूंजी चल रही है, तो अब नॉर्मल जो पहले 6-7 क्लास में जो फॉर्मूला यूज में करते थे वही फॉर्मूला काम में ले लेना, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। कहने का मतलब मान लीजिए 30,000 रुपये किसी की प्रारंभिक पूंजी है, तो और उस पर 12% की रेट है, तो 12/100 गुणा शुरू से रह रही है तो 12/12, पूरे 12 महीने रही हो पूंजी, तो ये 12 से 12 लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, नहीं तो वैसे कट गया। तो 30,000 पे 12% क्या बना, यानी 12×3=3600 है ना। तो कोई फॉर्मूला स्पेशल नहीं है पूंजी पे ब्याज निकालने का। ये तो सरल बनाने के लिए ब्याज की कैलकुलेशन तो आसान बनाने के लिए गुणनफल विधि ये चीज़ लगाई गई है। यदि आप चाहो तो हर एक चीज़ को हर हर बार जब जब पूंजी लगाए इस फॉर्मूले से आप करोगे तो वही बात आएगी, लेकिन इतनी बार आपको यूज में करना पड़ेगा, इसलिए वो गुणनफल विधि काम में ली जाती है।
वरना आप चाहो तो वो नॉर्मल जो पहले के वाले फॉर्मूले थे ना वही काम में आ जाएंगे, है ना। तो अब देखो अपन, ये देखो, ये लो, ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं जिन्होंने 1 अप्रैल 2000 को पूंजी के 20,000 रुपये व 30,000 रुपये लगाए। यानी ए ने तो लगाए 20,000 रुपये और बी ने लगाए 30,000 रुपये, है ना। वर्ष के दौरान उन्होंने साझेदारी में निम्न प्रकार अतिरिक्त पूंजी भी लगाई। देखो, शुरू में तो जो पैसे लगे थे वो तो लग ही रहे थे, साथ में उन्होंने बीच में भी पैसे लगाए। क्या लगाए? ए द्वारा लगाई गई पूंजी 1 जुलाई 2010 को 5,000 रुपये और 1 दिसंबर 2014 को 10,000 रुपये। देखो, ये 2014 था यहाँ पे, है ना, ये साफ नहीं दिख रहा था, ये 14 था, ये है ना, 2014। ठीक है। सॉरी, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, यहाँ पे 2010 है और यहाँ पे भी देखो 2010 है, ये भी 2000, दो 2010 है ना, ये सब चीज़ें 2010 की हैं, है ना। कई जगह गलती से छप गई है, बाकी 2010 है पूरे सवाल में। ठीक है, तो दोबारा पढ़ते हैं सवाल को। ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं जिन्होंने 1 अप्रैल 2010 को अपनी पूंजी के 20,000 व 30,000 रुपये लगाए। वर्ष के दौरान उन्होंने साझेदारी में निम्न प्रकार अतिरिक्त पूंजी लगाई। ए द्वारा लगाई गई पूंजी 1 जुलाई 2010 को 5,000 रुपये, 1 दिसंबर 2010 को 10,000 रुपये। बी द्वारा लगाई गई पूंजी 1 सितंबर 2010 को 12,000 रुपये। वर्ष 2009-10 के लिए ए व ब की पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज की गणना कीजिए। देखो, इसको 2010-11 करना पड़ेगा अपने को यहाँ पे, 2010 और 11। ये किस प्रकार किया? क्योंकि ये साल 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2011 को ख़त्म हुआ, है ना, तभी तो पूरा वर्ष माना जाएगा। तो 1 अप्रैल 2010 को जो थी वो उनकी ओपनिंग कैपिटल थी और ये 10-11 के लिए अपने को पूछ रहा है। ठीक है ना। अब आगे चलिए। ए व ब की पूंजी पर 10% की वार्षिक दर से ब्याज की गणना कीजिए। देखो, सबसे पहले सवाल का करेक्ट समझिए। दो साझेदार होते हैं, ए और बी। ए की जो प्रारंभिक पूंजी थी वो कितनी थी? 20,000 रुपये। और बी की जो प्रारंभिक पूंजी थी वो है 30,000 रुपये। कहने का मतलब ये तो पूरी पूंजी कहाँ रही? पूरे साल भर रही, है ना। वर्ष के दौरान भी उन्होंने पूंजी लगाई। 1 जुलाई 2010 को उन्होंने लगाई 5,000 रुपये और 1 दिसंबर 2010 को लगाई 10,000 रुपये। किसने? ए ने। इसी तरह बी ने भी पूंजी लगाई बीच बीच में। 1 सितंबर 2010 को लगाए 12,000 रुपये, मतलब बी ने एक बार पैसे लगाए वर्ष के दौरान। वर्ष 2010-11 के लिए ए ब के पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज की गणना कीजिए। देखो, अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। तो वो टेबल कैसे बनाएंगे? इस तरह से वो टेबल बनाएंगे ना। ये टेबल है, देखो, मैं दोबारा बना देता हूँ। ये देखो, ये टेबल बना लेते हैं अपन। सबसे पहले देखो, दो साझेदार हैं तो अमाउंट वाले कॉलम में दो भागों में इसको बांटना पड़ेगा अपने को। दो भागों में किस तरह से बांटेंगे? ये देखो, इस तरह से अपन दो भागों में, ठीक है। ये देखो, इस तरह से दो भागों में बांटना पड़ेगा अपने को। अमाउंट ए और बी, ठीक है। अब कितने पीरियड रही उनकी पूंजी, वो एक कॉलम बनाएंगे अपन, पीरियड। क्योंकि गुणनफल विधि के अंदर देखो टेबल बनानी पड़ती है, उस टेबल के लिए अपन ये काम कर रहे हैं ना। और लास्ट में गुणनफलों का योग लेने के लिए उसका प्रत्येक कॉलम का गुणनफल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ भी दो साझेदार हैं, ए और बी। ए और बी का अलग अलग निकालना है, तो इस तरह से अपन निकाल लेंगे ना। ये हो गया ए और बी का, ठीक है। ये अपन थोड़ा सा,
अब हो गया ना। सबसे पहले देखो ए की पूंजी जो शुरू शुरू में रही थी ना 20,000 रुपये, यहाँ लिख दिया 20,000 रुपये, और बी के कितने थे 30,000 रुपये। दोनों के देखो 12 महीने रहे, ठीक है। बाद में गुणा तो बाद में कर लेंगे ना, क्योंकि 1 अप्रैल को उन्होंने पैसे लगाए, मतलब पहले के लगे हुए थे, और 31 मार्च 2011 को अपना वर्ष खत्म हो रहा है, तो पूरे 12 महीने हो गए, ठीक है। बाद में देखिए ए ने 1 जुलाई 2010 को लगाए कितने रुपए, 5,000 रुपये। अब देखो इसका गुणनफल कितना है, गुणा कितना आएगा, यानी कि जुलाई 1 जुलाई को, तो पूरा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 9 महीने, या 9 महीने लिख देंगे, बी के आगे डैश लगा देंगे। फिर अगली बार देखो, फिर वो 1 दिसंबर को इसने 10,000 रुपये लगाए, ए ने 10,000 रुपये लगाए ए ने। अब इन्होंने 1 दिसंबर को लगाए, तो दिसंबर भी पूरा आएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने, या 4 लिख देंगे। अब बी लगा रहा है, ए के आगे डैश लगा देंगे। बी ने कब लगाए, 1 सितंबर को, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 7 महीने। कितने रुपए, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये 7 महीने, ठीक है। अब देखो गुणा कर लेंगे अपन। सबसे पहले ए का कर लो, 20,000 गुणा 12, यानी कि 2,40,000। इसका 30,000 गुणा 12, 3,60,000। 9 पंजू 45,000, ये ए में ही आएगा खाली। 10 चौक 40,000, ये ए में ही आएगा ओनली। ये 12 7 84, 84,000 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब इनका टोटल लगा लेंगे अपन यहाँ, टोटल, ये टोटल कर लेंगे, ठीक है। टोटल आ जाएगा देखो 2, 40, 45 और 40, ये सब मिल के आ जाएंगे 3,25,000। और इधर टोटल आ जाएगा 4,44,000। अब इस फॉर्मूले में लगा देंगे, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी अभी कैपिटल पे निकाल रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर गुणनफलों का योग गुणा 10/100 गुणा 1/12। अब ए का निकाल लो पहले, तो ए का देखो गुणनफलों का योग कितना है, 325, तो 325 यहाँ लिख लेंगे। ब्याज की रेट सवाल में कितनी दे रखी है, 10%, तो 10% लगा देंगे, गुणा 1/12। तो देखो 1 0 से 1 0 कट गई, ये 0 से 0 से कट गई, 12 का भाग इसमें देंगे तो ये आएंगे ना, पॉइंटों में आ रहे हैं, कोई बात नहीं। ऐसे बी का निकाल लेंगे, बी का कितना आ रहा है गुणनफलों का योग, 4,44,000 गुणा 10/100 गुणा 1/12, ये 37,000 आ गए, है। तो वही बात है, वो जो जिस तरह से आहरण पर ब्याज निकालते थे, उसी तरह से अपन पूंजी पर ब्याज निकालेंगे, कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इससे आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे मेन देखो, जो आगे के जो 3 चैप्टर है ना, उसमें भी बहुत काम में आने वाली चीज़ है, वो है अपनी साझेदारों के पूंजी खाते, है ना। इसको बिल्कुल आराम से पढ़ना, ये बेसिक रहेगा आगे के चैप्टरों के लिए। साझेदारों के पूंजी खाते, एक फर्म के अंदर साझेदारों के पूंजी खाते कितनी विधियों से बनाए जा सकते हैं, उसको बनाने के क्या तरीका है, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। देखो वैसे तो दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर सारे खाते बनते हैं, तो अपने माइंड में यदि दोहरा लेखा प्रणाली के नियम है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इनको बनाने के लिए। पूंजी खाते क्या, दुनिया का किसी भी तरह का खाता हो, वो उन्हीं नियमों से बनना है, ठीक है ना। तो देखो एक एक चीज़ अपन देखते हैं। सबसे पहले देखो मेरे साथ साथ पढ़िए इसको, फिर अपन समझ लेंगे। साझेदारों के पूंजी खाते का हिसाब रखने के लिए प्रत्येक फर्म चिट्ठा बनाने से पहले, है ना, पूंजी खाते बनाती है, जिनको बनाने की 2 विधियाँ प्रचलित हैं। देखो कोई सी भी विधि अपना सकती है, जो उनके लिए अच्छी रहे वो अपना सकती है, जो उनके लिए सुविधापूर्वक रहे वो अपना सकती है। देखो एक होती है स्थिर विधि और एक होती है परिवर्तनशील विधि, ठीक है। स्थिर से नाम से हो रहा है, देखो स्थायी, स्थिर कह दो, स्थायी पूंजी पद्धति कह दो, इंग्लिश में अपन इसको बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड। जब साझेदारों की पूंजी वर्ष के दौरान बदलती न हो, अर्थात वर्ष के दौरान उनके फर्म के साथ हुए लेन देनों के कारण उनके पूंजी के बैलेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, वो पद्धति कौन सी कहलाती है, स्थायी पूंजी पद्धति। कहने का मतलब इसमें जो ओपनिंग कैपिटल होती है, जो व्यापार में प्रारंभ में लगाई जाती है, वही बैलेंस लास्ट तक चलता रहता है।
इसमें अंतर सिर्फ दो ही कारणों से आ सकता है। यदि कोई साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाए बीच में, कभी भी जरूरत पड़े फर्म को, तो वो घर से अतिरिक्त पूंजी लेके आए, है ना। और या फिर परमानेंट ही पूंजी का आहरण कर ले। कहने का मतलब, मान लीजिए कि साझेदार ने 10 लाख रुपए शुरू में लगाए, लेकिन उस समय तो मान लीजिए फर्म का लोन नहीं हुआ था जब ज़रूरत थी, बाद में फर्म को सस्ते ब्याज पे लोन मिल गया, तो ये मान लो उनके बीच में ये सहमति हुई कि भाई साझेदार अपनी आधी आधी पूंजी वापस निकाल सकते हैं, क्योंकि अब तो लोन से काम चल रहा है। तो वो परमानेंट यदि पूंजी का विड्रॉल कर लें तो वो लेन देन आएगा इसमें। अर्थात इसमें ओपनिंग कैपिटल के अलावा यदि कोई साझेदार एडिशनल कैपिटल लगाता है, एडिशनल कैपिटल, तो वो आएगा। और एडिशनल, और कोई परमानेंट विड्रावल कर लेता है, परमानेंट कैपिटल को निकाल के ले जाता है, परमानेंट, ठीक है ना। एक ड्राइंग्स नहीं, घर खर्च के लिए जो हर हर महीने या हर 3 महीने में पैसे निकालते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। परमानेंट यानी एक साथ पैसे को विड्रावल कर ले, तो वो क्या कहलाता है, परमानेंट पूंजी का आहरण। तो वो लेन देन आएगा। तो वो सवालों में यदि दिया हुआ है तो वो आ सकता है, वरना जो ओपनिंग कैपिटल है वही हमेशा क्लोजिंग कैपिटल होगी। तो तभी इस विधि का नाम पड़ रहा है स्थायी पूंजी पद्धति। अर्थात जो शुरू में पूंजी है वही अंत में पूंजी रहेगी। तो इस वाले सवाल में ये भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि अपने को यदि पूंजी पे ब्याज निकालना है और सवाल में अंतिम पूंजी दे दी तो प्रारंभिक पूंजी क्या होगी, क्योंकि अपन जानते हैं कि अंतिम और प्रारंभिक एक ही पूंजी होती है। तो जो अंत में बता रखी है वही प्रारंभ में होगी, तो उस पर निकाल लेंगे अपन। क्योंकि पूंजी पर ब्याज हमेशा कौन सी पूंजी पर लगाया जाता है, प्रारंभिक पूंजी पर। हाँ, वर्ष के मध्य में यदि कोई पूंजी लेके आ रहा है तो उस पर भी निकालते हैं, जैसे अपन ने अभी निकाला था। लेकिन ऐसा कोई सवालों में दिया हुआ नॉर्मली रहता नहीं है, तो जो शुरू में पूंजी होती है उसी पे निकाल लेते हैं। तो फिक्स कैपिटल मेथड ऐसा मेथड है जिसके अंदर साझेदारों द्वारा फर्म के बीच में जो भी वर्ष के दौरान लेन देन होते हैं उसका प्रभाव पूंजी खाते पे नहीं पड़ता। इसके लिए उनके लिए एक अलग से खाता बनाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, साझेदारों का चालू खाता। साझेदारों का चालू खाते के अंदर वो सारे लेन देन जाते हैं। जैसे किसी साझेदार को मान लो पूंजी पर ब्याज दिया गया, उस उससे पूंजी पर ब्याज उसको दिया गया, तो उससे वो खाता बढ़ जाएगा। पूंजी खाता नहीं बढ़ेगा, करंट अकाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यदि साझेदार को वेतन दिया गया तो वो बढ़ जाएगा। क्योंकि आप देखो, एक बात दिमाग में रखना, साझेदार और फर्म के मध्य जो भी लेन देन होते हैं ना, वो साझेदारों के पूंजी खाते के थ्रू होते हैं। वो ऐसा नहीं कि साझेदारों को मान लीजिए ब्याज दिया गया तो उसको कैश में दे दिया, नहीं, एक बार तो उसके पूंजी खाते में जाके वो ऐड होएगा। फिर यदि उसको ज़रूरत है तो वो ड्राइंग्स के रूप में उसको निकाल के ले जा सकता है। ऐसे कोई साझेदार को मान लो वेतन देना है, तो ऐसे नहीं कि वेतन उसको जैसे औरों को वेतन देते हैं अपन, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री कर दी, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। एक बार तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जिस साझेदार को मिलना है उसके खाते में वो क्रेडिट होएगा। उसके बाद यदि उसको पैसे निकालने की ज़रूरत है तो वो ड्राइंग्स के थ्रू एंट्री कर लेगा, अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगा और टू कैश की एंट्री कर लेगा, ठीक है ना। तो आप ये हमेशा ये दिमाग में रखना कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज हुआ, वेतन, कमीशन, बोनस या एक्स्ट्रा रेमुनरेशन कुछ भी हुआ, वो साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट होंगे, क्योंकि पूंजी खाते का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। यदि साझेदारों की पूंजी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक है क्रेडिट करना पड़ेगा एंट्री के अंदर पूंजी खाते को। चूंकि ये खर्चे हैं फर्म के लिए, तो ये खर्चे हमेशा क्या होंगे, डेबिट होंगे, और पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये जो जितने भी एक्सपेंसेज हैं उनमें अपन क्रेडिट साइड में टू कैश या टू बैंक वाली एंट्री करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। सैलरी टू ए पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये वाली एंट्री नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, या बी को देना है तो टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। इस तरह से अपन उनको एंट्रियाँ बना रही हैं। तो अब रही बात ये कि साझेदारों को मान लीजिए पूंजी खाते जो रखने की विधि में स्थिर पूंजी पद्धति अपन अपना रखे हैं। तो क्योंकि अपन ने अभी अभी पढ़ा है कि स्थिर पूंजी पद्धति के अंदर जो साझेदारों का जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें कोई भी लेन देन का लेखा नहीं किया जाता। जो सिर्फ दो ही लेन देनों का लेखा किया जा सकता है, वो कौन से हैं, यदि परमानेंट पूंजी वो और ले क्या है वर्ष के दौरान, या परमानेंट विड्रावल कर ले तो उसका लेखा होएगा। बाकी और जितने भी लेन देन हैं, वेतन, ब्याज, कमीशन, बोनस, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट, पूंजी पे ब्याज, तो वो सारे कहाँ पे जाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो अपन ये कह सकते हैं कि स्थिर पूंजी पद्धति जब अपनाई जाती है तो साझेदारों के पूंजी से संबंधित दो खाते रखे जाते हैं।
एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। जबकि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति यदि अपनाई जाती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ही सारे लेन देन आ जाते हैं, चाहे भले वो परमानेंट कैपिटल का विड्रा कर रहा हो या बीच में अतिरिक्त पूंजी लेके आ रहा हो, चाहे वेतन हो, चाहे ब्याज हो, कमीशन हो, बोनस हो, कुछ भी हो, सारे के सारे एक ही खाते में जाएंगे। तो इसमें स्वाभाविक बात है कि जो शुरू में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वो अंत में नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा, क्योंकि सारे के सारे लेन देन जाने हैं ना वर्ष के दौरान उसके अंदर, तो बदलेगा। फिक्स मेथड में वो चीज़ होती नहीं है, क्योंकि जो भी लेन देन को बदलने के जो कारक होते हैं वो सारे कहाँ चले जाते हैं, करंट अकाउंट में। और जबकि परिवर्तनशील पद्धति में खाता ही एक ही रखा जाता है, तो वो लेन देन कहाँ पे जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो देखो इनको अपन थोड़ा सा अब है ना वैसे पढ़ते हैं। ये देखिए अब स्थिर पूंजी पद्धति, पहली पद्धति कौन सी है, स्थिर पूंजी पद्धति, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड। यह पद्धति ऐसी पद्धति है जिसमें साझेदारों की पूंजी के संबंध में 2 खाते रखे जाते हैं। कितने खाते रखे जाते हैं, 2 खाते। कौन कौन से, पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हिंदी में बोलेंगे इसको साझेदारों का चालू खाता और साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों के चालू खाते में वो सारे लेन देन आएंगे जो वर्ष के दौरान फर्म और साझेदारों के मध्य होते हैं। नॉर्मली कौन कौन से लेन देन होते हैं, एक तो होता है देखो पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, ड्रॉइंग्स, सैलरी, कमीशन, बोनस, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन या लोन पे कोई ब्याज, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या आएंगी, इसमें आएंगी। और इस खाते में सिर्फ जो ओपनिंग कैपिटल है वो ही क्लोजिंग रह जाएगा, सिर्फ सिर्फ 2 ही तरह के लेन देन इसमें आएंगे। क्या आ सकते हैं, एक तो एडिशनल कैपिटल लगाएं, वो सवाल में क्लियर दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, एडिशनल कैपिटल, और या फिर परमानेंट विड्रावल। आहरण नॉर्मल है, हर महीने करता है साझेदार, लेकिन सवाल में लिख दे कि वो पूंजी का आहरण कर लिया, पूंजी को परमानेंट उन्होंने निकाल लिया, तो वो इसमें आएगा, ठीक है ना, तो वो इसमें आएगा। तो इसमें देखो 2 खाते रखे जाते हैं, पार्टनर्स करंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए इसके अंदर साझेदारों की पूंजी के संबंध में देखो, अब इसको अपन स्टडी करते हैं ना। सबसे पहले स्थिर पूंजी पद्धति के अंदर पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या लेन देन आएंगे, जो पहला खाता बनेगा, यानी नॉर्मली सारे लेन देन इसी में चले जाएंगे और उसमें तो सिर्फ ओपनिंग कैपिटल ही रह जाएगी, है ना। तो क्या रहेगा देखो, इस खाते में उन सभी लेन देनों को जो कि साझेदार और फर्म के बीच नियमित रूप से होते रहते हैं उनका लेखा किया जाता है, जैसे वेतन हो गया, कमीशन, बोनस, पूंजी अथवा आहरण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, आहरण आदि। देखो आहरण भी इसमें आ रहा है ना, ये कंफ्यूजन मत करना, परमानेंट आहरण अलग चीज़ है और नॉर्मल आहरण अलग बात है ना। तो ये चीज़, इस खाते का बैलेंस को डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। देखो पूंजी खाते का बैलेंस, ये जो लास्ट जो है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। जरूरी नहीं है साझेदार के वर्ष के दौरान जो लेन देन किया फर्म के साथ उससे उसके करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़े ही, घट भी सकता है, हो सकता है उसने ड्राइंग ज़्यादा कर ली हो, आहरण पे ब्याज ज़्यादा चुकाना पड़ गया हो और लाभों का हिस्सा बहुत कम आया हो, या पूंजी पर ब्याज कम आया हो, या फिर वेतन कमीशन बोनस कम आया हो। तो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है ना, दोनों ही बातें हैं। इस खाते के बैलेंस को भी चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है और डेबिट पक्ष को संपत्ति से इसमें लिखेंगे। देखो दोनों बातें हैं, यदि इस खाते का क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाएगा, है ना, मतलब असेट्स का बैलेंस ही तो डेबिट साइड का होता है, ये तो लाइबिलिटी साइड की मत है। लेकिन किसी साझेदार का मान लीजिए डेबिट बैलेंस आ गया, उसी को ही फर्म को चुकाने हैं पैसे, एक तरह से वो डेटर्स की तरह का नेचर का हो गया, तो वो फिर उसका बैलेंस किधर आ जाएगा, एसेट साइड में, किस नाम से, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है ना। तो
ज़्यादातर तो क्रेडिट बैलेंस ही रहता है देखो इसका, तो वो किधर जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। लेकिन कभी कभी कोई साझेदार का डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, वो किधर जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड में। क्योंकि देखो बैलेंस शीट बनने से पहले बनाया जाता है, सबसे पहले देखो पी एंड एल अकाउंट जो नॉर्मल जो बनता है वो बनता ही है फर्म के अंदर। उसके बाद पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाने के बाद बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो इस तरह से चलता है। अब देखो फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या रहेगा, इस फॉर्मेट से समझिए और आसान हो जाएगा ना। तो देखो क्या रहेगा इसका फॉर्मेट, ये देखिए फॉर्मेट, ये है फॉर्मेट पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट का मतलब यदि अपन स्थिर पूंजी पद्धति अपना रहे हैं तो दो खाते बनते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट जो पहले बनता है वो इस तरह से बनेगा। तो ये कैसे बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट एज ओन, देखो यहाँ एज ओन आएगा, ये एज ओन है, यानी कि एज ओन का मतलब एक पर्टिकुलर डेट को, जैसे 31/3/2024 को उनके इस खाते का बैलेंस क्या है। ये एक साल, एक विशेष वर्ष का नहीं है ये, क्योंकि शुरू का बैलेंस भी इसमें ट्रांसफर हो रहा है। तो जब से वो फर्म के अंदर है उस में शुरुआत में तो क्या बैलेंस था और वर्ष के दौरान उसमें कितने कितने से लेन देन हुए और अंत में क्या बैलेंस रह गया, ठीक है ना। तो क्योंकि बैलेंस शीट का आइटम है तो बैलेंस शीट का आइटम तो एक पर्टिकुलर डेट को आता है, एज ऑन, है ना। तो ये एज ऑन लिखा जाता है। अब इसके अंदर क्योंकि देखो एक से ज़्यादा साझेदार होते हैं तो सबका अलग अलग खाता नहीं बनाएंगे, बल्कि उसी में ही कॉलम बना लेंगे। जैसे 3 साझेदार हैं, एक्स वाई जेड हैं, तो लाइव क्रेडिट डेबिट साइड में भी 3 नाम अमाउंट में लिख देंगे और क्रेडिट साइड में भी 3 नाम अपन लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे डेबिट और क्रेडिट में दोनों साइडों में लिख देंगे। तो देखो अपन एक फॉर्मेट बनाया, पर्टिकुलर एक्स वाई और जेड, ऐसे ही क्रेडिट साइड में एक्स वाई और जेड और ये पर्टिकुलर, ठीक है, ये पर्टिकुलर, ये हो गया, ठीक है। सबसे पहले देखो इसका बैलेंस आपको दिया हुआ रहेगा सवाल के अंदर। नॉर्मली यदि मान लीजिए आपको बैलेंस शीट दे रखी है सवाल के अंदर, तो क्रेडिट लाइबिलिटी साइड में वो बैलेंस दिया हुआ रहेगा, तो वो इस खाते के किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये कब आएगा, जब क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ हो, पार्टनर्स का कैसा दिया हो, लाइबिलिटी साइड का बैलेंस हो, यानी कि क्रेडिट बैलेंस हो, जब तो इधर आएगा। यदि उसी समय मान लीजिए दो साझेदारों का तो इधर का है, लेकिन हो सकता है जेड का डेबिट बैलेंस हो, तो वो इधर आ जाएगा, क्योंकि वो एसेट साइड का आइटम हो गया, तो वो किधर जाएगा, इधर आएगा ना, डेबिट साइड में। ये डेबिट बैलेंस होने पे आएगा इधर, ठीक है। आप भी जानते हो कि साझेदारों के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, क्योंकि पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट होते हैं वो एक लाइबिलिटी साइड की मदद है। तो अब देखिए इसके अंदर यदि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में आ जाएगा, नहीं एसेट साइड में बैलेंस है तो उसके आगे देखते हैं। पर यदि कोई साझेदार को मान लो वर्ष के दौरान ब्याज, कमीशन, बोनस, सैलरी ये दी जा रही हैं, तो उससे उनकी पूंजी बढ़ेगी तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, साझेदारों के पूंजी खाते के बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो सारी आइटम किधर आएंगे, इस साइड में आएंगी ये चीज़ें। सैलरी हुई, एक्स को सैलरी मिल रही है तो एक्स के में लिख देंगे, वाई को मिल रही है तो वाई के में लिख देंगे, जेड को मिल रही है तो जेड के लिख देंगे। ये सवाल में दिया हुआ रहेगा ना। ऐसे ही कमीशन है, कमीशन जिस जिसको मिल रहा है उसे उसके खाते में लिख देंगे। ऐसे पूंजी पर ब्याज है, ये हो सकता है दिया हुआ नहीं हो, अपने को निकालने पड़ जाए, तो वो जो फॉर्मूले अपन ने पहले पढ़े थे उसके बेस पे अपन रेट से गुणा करके ये निकाल लेंगे। ऐसे इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि वो दिया हुआ तो बढ़िया बात है, नहीं तो लोन की अमाउंट बता देगा, उस पर अपन फॉर्मूला लगा के ये निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा। अब देखो एक ये बात, ये जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है उसका बैलेंस भी देखो इसमें ट्रांसफर होता है। यदि लाभ है उसमें तो लाभ से पूंजी बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे इधर, ठीक है। और यदि वो हानि है तो वो इस साइड में आएगी, देखो हानि विपरीत साइड में, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए वो आहरण करता है कोई साझेदार, तो आहरण करता है तो उससे उसकी पूंजी घटेगी तो डेबिट साइड में आ जाएगा। अभी देखो अपन जनरल एंट्री भी देखेंगे, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इस डेबिट साइड में क्यों हो रहा है। क्योंकि एंट्री बनेगी, देखो एंट्री क्या बनेगी, यदि कोई साझेदार मान लीजिए सैलरी ले रहा है फर्म से, तो पहली एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म की पुस्तकों में अपन एंट्रियाँ कर रहे हैं। तो सैलरी तो क्या है, एक खर्चा है, तो सैलरी खर्चा हमेशा डेबिट होते हैं, 5,000 रुपये। ये कितना जाएगा, एक मिनट यहाँ लिखते हैं अपन, सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये।
टू कैश नहीं लिखेंगे, क्योंकि साझेदार को मैं पहले ही बताया था कि एक बार तो कैपिटल है या करंट अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद यदि उसको ज़रूरत होगी तो निकाल लेगा। तो क्या आ जाएगा, जैसे मान लो ए को मिल रही है, एक्स को मिल रही है, तो एक्स करंट अकाउंट, करंट या कैपिटल अकाउंट 5,000। तो जो करंट या कैपिटल अकाउंट में यदि इसके अपन मान लो पोस्टिंग करेंगे, खतौनी करेंगे, तो किधर जाएगी, इसके क्रेडिट साइड में जाएगी, किस नाम से, बाई सैलरी। ठीक है ना। तो ये एक तरह से जनरल एंट्री का ही एक तरह से खाते बन रहे हैं, तो उसके अंदर ये ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है। और यदि मान लीजिए हानि हो गई तो हानि इधर आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए, अब अपन एक एक साझेदार का जिधर का जोड़ ज़्यादा है वो पहले जोड़ेंगे। ज़्यादातर देखो क्रेडिट साइड का जोड़ ज़्यादा आता है, तो ये अपन पहले जोड़ लेंगे, फिर इसी जोड़ को वापस यहाँ लिख लेंगे। और बैलेंसिंग फिगर से अपन क्या निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर से उनका अंतिम शेष निकालेंगे, टू बैलेंस सी डी, तो ये निकल जाएगा ना। कल को किसी साझेदार का हो सकता है जोड़ इधर का ज़्यादा हो, तो ये पहले जोड़ लेंगे, फिर ये जोड़ लेंगे वापस, ये वो जोड़ यहाँ लिख देंगे, और ये बैलेंस वापस यहाँ निकाल लेंगे। तो ज़रूरी नहीं है साझेदार का खाते का बैलेंस कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का है। क्रेडिट साइड का जोड़ ज़्यादा है तो डेबिट में बैलेंस निकल जाएगा, डेबिट साइड का जोड़ ज़्यादा है तो क्रेडिट में। कल को मान लीजिए एक्स है और इसका इधर का शेष निकल गया, मान लो इधर का जोड़ ज़्यादा था, इधर आ रहे थे मान लो 50,000 रुपये, इधर तक का अब तक का यहाँ तक का जोड़ आया था मान लो उसका 40,000 रुपये, तो 10,000 रुपये जो बैलेंस आ गए वो क्या माना जाएगा, साझेदार का क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड का जोड़ ज़्यादा था ना। मतलब कहने का मतलब इसकी फर्म के अंदर इसी का ही ज़्यादा हिस्सा है, इस साल इसका, इससे इसकी पूंजी बढ़ी है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो देखो अपन सवाल करेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, जिससे पूंजी बढ़ती है वो इधर आ जाएंगे, जिनसे घटती है वो इधर आ जाएंगे। जिसका जिधर का जोड़ ज़्यादा हो वो पहले जोड़ लो, और बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाल लो, शेष निकाल लो। यदि आपको लगता है कि किसी जेड साझेदार का इधर का जोड़ ज़्यादा है इधर कम है, तो ये पहले जोड़ लो, वही जोड़ यहाँ लिख दो, और बैलेंस से क्या निकाल दो, बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाल दो, उसका शेष निकाल दो। ठीक है ना। इधर का जोड़ ज़्यादा है तो अपन बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस है, इधर का जोड़ ज़्यादा है तो अपन क्या बोलेंगे, साझेदार का डेबिट बैलेंस है। ठीक है। अब देखो इसी विधि में मैं बताया था कि दो खाते रखे जाते हैं, एक तो करंट अकाउंट, अब जो दूसरा खाता रखा जाता है कैपिटल अकाउंट, वो कैसे बनता है, वो क्या होता है। इस खाते में साझेदारों की स्थिर पूंजी का ही लेखा रखा जाता है। सामान्यतः जो शेष प्रारंभ में रहता है वही शेष अंत में रहता है, क्योंकि इस खाते में साझेदारों व फर्म के नियमित लेन देनों का लेखा नहीं किया जाता। इस खाते का शेष हमेशा क्रेडिट ही होता है। इस खाते में केवल दो लेन देनों का ही लेखा किया जा सकता है, साझेदारों द्वारा अतिरिक्त पूंजी लगाई जाए या आधिक्य पूंजी की कटौती की जाए। ठीक है ना। तो इसके अंदर नॉर्मली देखो ये दो लेन देन तो बहुत कम मिलते हैं, तो ये अपन ये कह सकते हैं कि जो शुरू में पूंजी है ना वो कि वही अंत में पूंजी रह जाती है। लेकिन कभी कभी सवाल में मान लीजिए उन्होंने दे दिया कि ए साझेदार ने बीच में इतने अतिरिक्त पूंजी लगाई, तो फिर तो आएगा देखो इसमें। यदि किसी साझेदार की पूंजी ज़्यादा है और उसकी कटौती करना चाहता है वो पूंजी की, तो वो फिर ये डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया ना। तो इसमें दो खाते रखे जाते हैं, कौन कौन से दो, एक तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका देखो फॉर्मेट वही रहेगा जैसे करंट अकाउंट का था, तो क्या रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें बहुत कम लेन देन आएंगे। सबसे पहले तो शुरू का बैलेंस लिख देंगे, ये हमेशा क्रेडिट साइड का ही मिलेगा, डेबिट का कभी नहीं मिलेगा। यदि कोई साझेदार अतिरिक्त पूंजी लेके आया है, बैंक के थ्रू लाया है, तो बाई बैंक लिख देंगे, यदि नकद में लाया है तो यहाँ लिख देंगे। और वो परमानेंट यदि पूंजी निकाल रहा है तो ये ड्राइंग शब्द काम में नहीं लेंगे, बल्कि वो पूंजी निकाल रहा है तो टू कैश। ठीक है ना, ये ले लेंगे, अंत का बैलेंस निकल आएगा, ये हमेशा क्रेडिट साइड का ही बैलेंस रहेगा। ठीक है ना। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि करंट अकाउंट में तो कौन से लेन देन जाते हैं, कैपिटल में कौन से जाते हैं, है ना। और अपन ने देखा था कि एक स्थिर पूंजी पद्धति थी, एक परिवर्तनशील पूंजी पद्धति थी। इन दोनों में क्या अंतर है देखो, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, देखो परीक्षा में पूछा जाता है कई बार ये, तो यहाँ पर ने लिख रखा है इंपॉर्टेंट। ये तो अंतर के आधार हैं जिन बेस पे अपन अंतर निकालेंगे, और ये जो चीज़ें दे रखी हैं वो करंट अकाउंट में तो क्या होता है और कैपिटल में क्या होता है। उद्देश्य के आधार पर देखो, इसका उद्देश्य यह है कि कोई साझेदार अधिक राशि का आहरण न करे। कहने का मतलब
करंट अकाउंट में जो बैलेंस है लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही निकाल के ले जा सकता है। यदि वो इससे भी ज़्यादा निकाल के लेके जा रहा है तो फिर देखो उसका डेबिट बैलेंस आ जाएगा, और डेबिट बैलेंस आ जाएगा तो ये देखा जाएगा कि उसने जितना उसका शेष बढ़ा उस वर्ष में उससे भी ज़्यादा उसने निकाल लिए, तो इसलिए वो करंट अकाउंट का रखा जाता है। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? इसका उद्देश्य साझेदार द्वारा विनियोजित पूंजी को फर्म में बनाए रखना होता है। कि जो फिक्स कैपिटल मेथड जो है उसके अंदर जो बैलेंस आ गया उससे ज़्यादा से ज़्यादा वो इतना ही आधिक्य पूंजी को निकाल सकता है। ऐसे नहीं कि पूरी की पूरी पूंजी को भी निकाल के ले जाए वो, क्योंकि अब मैंने बताया था कि इसमें लेन देन सिर्फ शुरू की जो पूंजी रहती है वही अंतिम रह जाती है। ये तो बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि वो संलेख में ऐसी व्यवस्था करके रखते हैं कि करंट अकाउंट में ही डेबिट क्रेडिट बैलेंस रह सकता है। बाकी पूंजी खाते में जो एक बार साझेदार ने लगा दी उससे ज़्यादा तो वो निकाल ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो इसका मेन उद्देश्य क्या रहता है कि कैपिटल अकाउंट हमेशा बैलेंस एक जैसा रहे, उसमें बार बार बदलाव ना आए। बदलाव होता भी है तो कौन से खाते में हो? करंट अकाउंट में हो। तो इसका मेन उद्देश्य तो क्या होता है कि करंट अकाउंट में तो यदि साझेदार कुछ भी निकाल रहा है, आहरण कर रहा है, उस सब का लेखा आ जाए, जिससे उसकी पूंजी बढ़ रही है उस सब का आ जाए, और जितना उसने शुरू में लगाया वो हमेशा मेंटेन होकर रहे, तो उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर उसकी एंट्रियाँ की जाती है ना। दूसरा देखो, खातों का शेष। इस खाते का शेष परिवर्तन होता रहता है, हर एक लेन देन से उस खाते का बैलेंस बदलता है। इस खाते का शेष सामान्यतः एक समान रहता है, क्योंकि इसमें और लेन देन तो आते ही नहीं है। या तो आधिक्य पूंजी को यदि वो निकालता है तो वो आ सकता है, या अतिरिक्त पूंजी, वो नॉर्मली होते नहीं है व्यापार में, तो वो हमेशा एक ही रहता है। ठीक है ना? तो देखो ये भी एक अंतर है कि जो पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है उसका बैलेंस तो हर बार बदलता रहता है, और जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका बैलेंस हर बार बदलता नहीं है। ठीक है ना? लेखांकन, इसमें केवल फर्म व साझेदार के नियमित लेन देनों का लेखा किया जाता है ना, जो बार बार होते रहते हैं, जैसे कमीशन, वेतन, बोनस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसमें क्या होता है? इसमें केवल अतिरिक्त विनियोजित पूंजी व पूंजी की कटौती अधिक होता है तो उसका लेखा होता है ना। अंतिम शेष, देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अंतिम शेष के अंदर इस जो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है इसका डेबिट बैलेंस भी रह सकता है लास्ट में, और क्रेडिट भी रह सकता है, जबकि इसका कैसा रहता है? हमेशा क्रेडिट ही रहता है। ठीक है ना? तो चार में से मान लो जो अपने को दो अंतर भी यदि ध्यान रह जाते हैं तो ठीक है ना, परीक्षा के अंदर 2 नंबर का ही क्वेश्चन आता है वो। ठीक है।